नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCSH निसार। वीडियो नंबर 49 में हमने डिस्कस किया हरी खाद के फायदे और वो 12 फायदे उसमें मैंने वर्णन किए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ढैंचा की हरी खाद कब और कैसे लें, क्योंकि कई व्यूअर्स ने ये क्वेश्चन हमसे पूछे हैं। पिछली वीडियो में 12 फायदे गिनाए थे, तो एक 13वां फायदा जो उसमें नहीं बता पाया था वो मैं अब बता रहा हूँ कि जो फसल अवशेष हैं, जैसे अब गेहूं की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं और रीपर से उसका भूसा बना लेते हैं, तो कुछ अवशेष पीछे छूट जाते हैं खेत के अंदर। तो जब उसमें हम ढैंचा की बिजाई करते हैं हरी खाद के लिए, तो वो जल्दी जल्दी जैसे पानी उसमें देना पड़ता है हमें ढैंचा की फसल में, तो वो जल्दी गल जाते हैं और नरम हो जाते हैं। और जब हम उसको ढैंचा की फसल को हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, मिट्टी में मिलाते हैं, तो वो जो फसल अवशेष नरम होकर के जल्दी उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है और उनके अंदर जो भी पोषक तत्व होते हैं वो जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं अगली फसल को और जीवाणुओं को भी। तो इसमें ये जो फायदा है, ये अगर हम ढैंचा की हरी खाद नहीं लेते हैं और ये जो फसल अवशेष जब हम खेत की जुताई करते हैं गेहूं की काटने के बाद, तो जब तापमान बढ़ जाता है और ये फसल अवशेष जब गलते हैं तो उसमें जो डिकम्पोजिशन होती है इनकी, तो ज़्यादा तापमान रहने की वजह से उनके अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन होता है, जो पोषक तत्व होते हैं, वो एस्केप कर जाते हैं और वातावरण में चले जाते हैं। लेकिन ढैंचा में जब ये अवशेष रहते हैं तो उनका एक लंबे टाइम तक भी प्रिजर्वेशन रहती है, उनका लॉस भी कम होता है। इसलिए ढैंचा की फसल इनको बचाने का भी काम करती है, जैविक कार्बन को बचाती है इस हिसाब से भी। तो अब सबसे पहला जो प्रश्न आता है वो ये है कि बिजाई का समय क्या होना चाहिए, उचित बिजाई का समय। धान की जो PR किस्में हैं, PR टाइप की जो किस्में हैं, तो नॉन सेंटेड जिनको बोलते हैं, इनका जो उचित समय है लगाने का वो 15 जून से और जुलाई के पहले सप्ताह तक होता है। और जो बासमती की किस्में हैं उनका जुलाई का पहला पखवाड़ा होता है, वो उचित समय माना गया है। तो इसमें जब ढैंचे की बिजाई करें तो इस हिसाब से करें, जब हमें धान की रोपाई करनी है तो ढैंचे की फसल कम से कम 45 दिन की हो जाए और 45 से 60 दिन की फसल को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। शुरू के जो 20-25 दिन होते हैं उसमें ढैंचे की जो ग्रोथ होती है, जो बढ़वार होती है, बहुत धीमी चलती है और लगभग 25-30 दिन के बाद ही वो रफ्तार पकड़ती है। इसलिए 45 दिन की फसल जरूर होनी चाहिए और 55-60 दिन की फसल को भी हम इसमें हरी खाद के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसे मान लो हमें पहले 15 जून से स्टार्टिंग करनी है रोपाई, तो उसमें अभी जैसे गेहूं की कटाई हो चुकी है, अब तुरंत इसमें हमें हरी खाद की बिजाई कर देनी चाहिए ताकि उस टाइम तक एक ढैंचे की अच्छी फसल में प्राप्त हो सके। इसके बाद आता है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर हमें धान की फसल लेनी है उसमें बीज की मात्रा रहेगी 10 किलो। 10 किलो सफिशियंट है, पर्याप्त रहती है। और अगर धान के अलावा हमें दूसरी फसल लेनी है, जैसे दूसरे इलाके हैं हमारे हरियाणा के या आसपास के दूसरे राज्यों के, उसमें 20 से 25 किलो इसकी मात्रा रहती है। ये इसलिए रहती है कि जो ढैंचा जब हम धान की रोपाई से पहले हरी खाद के रूप में लेते हैं तो उसमें मान लो थोड़े बहुत उसके तने या शाखाएं मोटे भी होते हैं, तो वो धान की फसल में लगाने के बाद वो जल्दी सी ही गल जाते हैं। लेकिन अगर हमें धान की जगह दूसरी फसलें लेनी है तो उसमें क्या है कि थोड़ा भी सीड रेट इसलिए ज़्यादा रखा गया है कि उसके तने और शाखाएं ज़्यादा मोटी ना हो और उनको डिकम्पोजिशन होने में और गलने में ज़्यादा समस्या ना आए। तो इसके लिए अब अगला जो पॉइंट आता है कि बिजाई का तरीका क्या होना चाहिए। बिजाई 3 तरह से हो सकती है। एक तो ये है कि जैसे हमने अभी हार्वेस्टिंग की है और इसमें रीपर से हमने भूसा लिया है, इकट्ठा कर लिया है और कुछ अवशेष खेत में छूट गए हैं, तो इसमें बगैर जुताई के हम ढैंचे की बिजाई कर सकते हैं, क्योंकि बिना जुताई करने से भी हमारे जो जैविक कार्बन का उसका लॉस होता है। तो इसमें थोड़ी सी हैवी इरिगेशन देते हैं, तर करते हैं खेत को और उसमें फिर ढैंचे का जो बीज है उसकी ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, एक सार बिखेरते हैं। और इसमें एक चीज़ और की जा सकती है कि इस ढैंचे के बीज को 6 से 8 घंटे तक पानी में हम भिगो सकते हैं, क्योंकि ढैंचे का बीज ऐसा होता है कि थोड़ा सा हार्ड होता है ये, और जब ये अच्छी तरह से जब तक पानी यानी कि नमी और ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो इसका जमाव कम हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि हम हल्की सी जुताई करके खेत की उसमें ढैंचे को बीज को ब्रॉडकास्ट करके उसमें सिंचाई दे सकते हैं।
तो तब इसमें क्या है कि इसमें ऑटोमेटिकली जो बीज है वो नमी और जमीन के कांटेक्ट में रहेगा और जमाव इसमें अच्छा होगा। तीसरा तरीका इसमें क्या हो सकता है कि जैसे सीड ड्रिल होती है हमारी तापड़ वाली सीड ड्रिल, जिसमें दूसरी जैसे गेहूं की हम तापड़ वाली मशीन से बिजाई करते हैं, जीरो टिल जिसको मशीन बोलते हैं, तो उसमें भी कर सकते हैं। उसमें ढैंचे के साथ साथ अगर हम मूंग और उड़द की फसलों की बिजाई करना चाहें तो वो भी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि मूंग और उड़द में थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो जाती है ढैंचे से। मूंग और उड़द की बिजाई करने के लिए हमें खेत की जुताई करनी पड़ती है, और खेत की जुताई करने के बाद गर्मी के मौसम में जब हम मूंग की बिजाई करते हैं और वो जम जाती है, उसके बाद जो ऊपर की जो नमी होती है गर्म हवा चलने की वजह से वो ज़मीन की लॉस हो जाती है, एनवायरनमेंट में चली जाती है, और जो मूंग या उड़द की फसल है वो जल्दी पानी की या सिंचाई की डिमांड करने लग जाती है। लेकिन जो विशेषकर पंजाब हरियाणा में धान की फसल ली जाती है, धान गेहूं के फसल चक्कर की जो ज़मीनें हैं, इनमें हम अगर दाल की फसलों में जल्दी जल्दी हम इरिगेशन देते हैं, सिंचाई देते हैं, तो दाल की फसल उससे प्रभावित होती है, क्योंकि जो एक सिंचाई दी जाती है वो फूल आने के समय या फलियां आने के समय ही इसकी सिंचाई रिकमेंडेड है। लेकिन अगर हम गर्मी के मौसम में मूंग या उड़द की हम जुताई करके बिजाई कर देते हैं तो उसमें जो नमी ऊपर की उड़ जाती है और हमें जल्दी सिंचाई देनी पड़ती है, जिससे जो बढ़वार है जो मूंग या उड़द की इससे प्रभावित हो जाती है। तो इसलिए ये अच्छा है कि अगर सीड ड्रिल से, जैसे चाहे ढैंचे की बिजाई भी करनी हो उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, या मूंग या उड़द की बिजाई करनी हो तो तापड़ वाली मशीन से जब बिजाई करते हैं तो बीज नीचे गिरता है, नीचे की सतह में जाता है, तो वहां पर नमी लगातार बनी रहती है और वो गर्म मौसम में भी नहीं उड़ पाती है। तो दोनों जहां बीज पड़ता है एक स्लिट काट करके मशीन डालती है बीज को, और दोनों तरफ से जो नमी उपलब्ध हो जाती है तो वो ज़्यादा लंबे टाइम तक बनी रहती है, और उससे जो फसल है वो भी अच्छी तरह से बढ़ती रहती है। अब पॉइंट आता है कि ढैंचे को जमीन में मिलाने का क्या तरीका होना चाहिए। जहां अगर मान लो हमें धान की फसल की रोपाई करनी है, तो जब ढैंचे की फसल तैयार हो जाती है तो उसको हम एक बार सूखे में भी मिला सकते हैं, या पानी भर करके भी उसकी हम पडलिंग कर सकते हैं और उसको मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन जहाँ पर दूसरी फसलें हमें ढैंचे की बजाय लेनी होती हैं तो उसमें हमें सूखे में ही ढैंचे की फसल मिलानी चाहिए ज़मीन में, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें मिल जाए, क्योंकि उसमें इतने पानी की जो एक मेंटेन करना होता है धान की तरह वो नहीं इसमें किया जाता है। वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो सूखे में हम मिला रहे हैं ढैंचे की फसल, तो जब एक बार जुताई कर दें तो उसके बाद अगर जीवामृत के 1 से 2 ड्रम का हम स्प्रे कर देते हैं तो वो जो ढैंचे की फसल है वो जल्दी और शीघ्रता से डिकम्पोज हो जाती है, ज़मीन में मिल जाती है और उसके पोषक तत्व तो जल्दी रिलीज होने लग जाते हैं। अब इसमें मुख्य फसल की बिजाई कैसे करनी है। धान का जैसे हम करें कितने टाइम के बाद करनी है, जैसे धान की अगर रोपाई करनी है हमें तो हम तुरंत इसकी रोपाई कर सकते हैं, इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करने के। लेकिन एक चीज़ का जरूर भी ध्यान रखें कि इसमें गारा ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। अगर गारा खेत की जब हम पडलिंग करते हैं, कद्दू करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा हम इसकी पडलिंग कर देते हैं तो कई जगह या जहाँ पर ट्रैक्टर बार बार घूमता है कोनों में, वहाँ गारा नरम हो जाती है, और जहाँ भी खेत में अगर गारा नरम रहती है तो उसमें धान की रोपाई गहरी हो जाती है। जो लेबर होती है उसको गहरी करनी पड़ती है क्योंकि पौधा खड़ा नहीं रहता है। और गहरी रोपाई करने से सबसे पहली जो धान की सबसे बड़ी समस्या आती है, जो पहले जो करीब 15-20 दिन तक सबसे पहले जो समस्या आती है वो आती है गहरी रोपाई की। उसमें फुटाव नहीं चलता है धान में, और उसमें फुटाव न चलने की वजह से धीरे धीरे तना गड़ने लग जाता है, और किसान दीमक वगैरह फुटाव की जगह कई 3-3 4-4 दवाइयाँ इसमें प्रयोग करने लग जाते हैं। तो जब लगाएं इसकी रोपाई तब करें जब खेत की जो गारा है वो ज़्यादा नरम ना हो, या खेत में घुस कर देख लें। आप खेत में घुसकर देखेंगे अगर पैर का निशान छूट जाता है, खेत में ढकता नहीं है, तो खेत रोपाई के लिए तैयार है। और अगर हमारे पैर का निशान ढक जाता है तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी खेत की गारा नरम है और उसको 24 घंटे के लिए हमें और भी छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से ये जो समस्या हमारी नहीं आएगी। फिर दूसरी, जैसे अगर हमें फसल लेनी है, जैसे धान के अलावा दूसरी फसल लेनी है, तो उसको हम 7-8 दिन के बाद उसकी हम बिजाई कर सकते हैं। और अगर गर्मी की फसल नहीं लेनी है, हमें आगे सर्दियों की फसल ही लेनी है, तो ढैंचा की जो फसल है उससे हम बीज भी बना सकते हैं, क्योंकि बीज का रेट भी अब काफ़ी अच्छा, जो किसान काफ़ी जागरूक होने लग गए हैं। इस सीज़न में जो बीज का रेट है दुकानों पे वो आम रेट 80-100 रुपये
80 से 100 रुपये तक प्रति किलो है। तो इसमें भी एक आमदनी हो सकती है। और प्राकृतिक खेती में हमें क्या करना चाहिए कि जैसे ढैंचा की हमने बिजाई की है तो हर पानी के साथ 1 ड्रम जीवामृत का दें उसमें। और जब इसमें लगातार हम ये जीवामृत का प्रयोग करते रहेंगे तो इसमें ढैंचे की फसल में फायदा होगा और जीवाणु की संख्या भी बढ़ेगी और आगे जाकर के धान की फसल में फायदा होगा। एक ढैंचे की फसल में समस्या आ जाती है कि सुंडी आ जाती है शुरू में। जो सुंडी लगभग जमने के बाद जब ढैंचे का बीज जम जाता है तो उसे सुंडी खाने लग जाती है, खत्म करने लग जाती है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जो दूसरा पानी दें ढैंचे में, पहला पानी दे करके तो बिजाई कर दें, दूसरा या तीसरा सुंडी के आने से पहले जो हम सिंचाई करते हैं उसमें एक 200 लीटर का ड्रम में जीवामृत नीमास्त्र तैयार करके हम सिंचाई के साथ दे सकते हैं और नीमास्त्र का ही उसमें स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे जो सुंडी है वो अपने आप ही दूर रहेगी। तो इसमें प्राकृतिक खेती क्या कोई भी चाहे रासायनिक खेती भी करते हैं, 3 चीज़ें मैं मुख्य बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, ढैंचे से वो तीनों चीज़ें पूरी हो जाती हैं। एक तो ये खेत की कम से कम जुताई। गर्मी के मौसम में हम जितनी जुताई बढ़ाते चले जाते हैं जैविक कार्बन और नाइट्रोजन खेत का खत्म होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और 35 डिग्री तापमान जब हो जाता है तो लगभग आधा जैविक कार्बन खेत से उड़ जाता है और वातावरण में चला जाता है। दूसरा मल्चिंग, ढैंचा एक लाइव मल्चिंग का काम करता है और जो गर्मी की जो किरणें या तेज जो लू चलती हैं उनको भी जमीन में टकराने से बचाता है और उससे भी जैविक कार्बन और पोषक तत्वों की विशेष तौर पर नाइट्रोजन की इसमें रक्षा होती है और जमीन में प्रिजर्व बने रहते हैं ये। तीसरा क्या है कि ढैंचा जीवाणुओं का भोजन है, जीवाणु और केंचुओं का भोजन है। और जीवाणुओं और केंचुओं के भोजन के साथ साथ ढैंचे से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं उससे धान की फसल भी तुरंत हरी होने लग जाती है, उसकी तुरंत बढ़वार शुरू हो जाती है। तो ये 3 जो पर्पज हैं, खेत की कम से कम जुताई और मल्चिंग का प्रयोग और जीवाणुओं के भोजन के तौर पे, ये 3 चीजें प्राकृतिक खेती का एक बहुत महत्वपूर्ण अंश हैं। और मैं कहता हूं चाहे आप केमिकल खेती भी करते हैं, कोई भी खेती करते हैं, अगर ये 3 काम आप कर देंगे तो आपके खेत का शर्तिया तौर पर जैविक कार्बन भी बढ़ेगा और वो लंबे टाइम तक बना भी रहेगा। धन्यवाद।